जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रो दिया था एंड आपको बताया था गुड्स एंड फाइनल गुड्स किसे कहते हैं, जिनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। तो आगे के टॉपिक्स पढ़ने से पहले मैं एक बार फटाफट आपको रिकॉल कर देता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारे इश्यूज जिनका कनेक्शन पूरी इकोनॉमी से होता है, लाइक दैट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, गरीबी, मार्केट में पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट प्राइस लेवल क्या है, इन्फ्लेशन कितना है, ये सारी चीज़ें, और आउटपुट कितना हो रहा है, ठीक है, उत्पादन कितना हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, इस तरह के जो इश्यूज हैं वो पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, पर्टिकुलर किसी एक मार्केट से नहीं होते। इसीलिए जब ऐसे इश्यूज को जो हम स्टडी करते हैं तो वो सच टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स जो होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में हमने फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ा था। फाइनल गुड्स के बारे में हमको ये ध्यान रखना है कि या तो उनको अपनी वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है, एग्जाम्पल कंजम्पशन के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसको हम कहते हैं फाइनल गुड। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको ये भी दी थी, दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, इट मीन्स जिसमें प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसमें कुछ भी प्रोसेसिंग होना बाकी नहीं है, तो वो फाइनल गुड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एक शर्ट की बात ले लेते हैं, एक शर्ट जिसमें बटन लगना बाकी रह गया है, इट मीन्स वो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, तो वो इंटरमीडिएट गुड है अभी, ठीक है। अगर वो शर्ट कंप्लीट हो चुकी है और एकदम डिब्बे में पैक किसी रिटेल शॉप पे रखी है बिकने के लिए, तो इसका मतलब वो रेडी है यूज़ के लिए, तो वो शर्ट जो है वो फाइनल गुड कहलाएगी। अब कंज्यूमर आके खरीदेगा, उसको कंज्यूम करेगा फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट, तो वो गुड जो है वो शर्ट है वो फाइनल गुड कहलाएगी। तो फाइनल गुड दो तरीके के होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड। फाइनल कंज्यूमर गुड का मतलब जिनको कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स, एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं जिनको प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी एज एन इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। किसी प्रोड्यूसर ने अपनी फैक्ट्री में मशीन लगा रखी है, तो मशीन उसके लिए क्या है, वो फाइनल गुड है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए दिए थे, आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर इनका ले सकते हो। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, इसको पढ़ लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद में मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। इंटरमीडिएट गुड्स का पहला एक ट्रिक ये है कि जब कोई एक फर्म यानी एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से कुछ खरीदती है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेलिंग, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। मान लीजिए मैंने एक शर्ट खरीदी एक कंपनी से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बेचने के लिए, तो वो शर्ट्स मेरे लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। या उनको उसी साल में कंप्लीटली यूज़ कर लिया जाए, तो ऐसी वस्तुएं भी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस यहाँ पर पॉइंट्स हैं ये स्टडी मटेरियल में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और आराम से पढ़ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे उसको पूछ सकते हो। नाउ अब हम पढ़ेंगे कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। देखिए गुड्स का क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। नाउ अनदर क्लासिफिकेशन इज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। जो भी फाइनल गुड्स होते हैं और जिनको इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया गया है, तो या तो उनको कंज्यूम किया जाता है या फिर उनको इन्वेस्ट किया जाता है। इसका मतलब फाइनल गुड कंजम्पशन गुड्स भी हो सकते हैं एंड कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं। अब अगर कंजम्पशन गुड्स कब होंगे, जब उनको कंज्यूमर खरीदेगा फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट, जैसे कपड़े, टेलीविज़न सेट्स, खाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, फाइनल गुड्स। अब इसके अंदर, इन वस्तुओं के अंदर और भी एक क्लासिफिकेशन आ जाता है, वो ये क्लासिफिकेशन है कि जो चीज़ें लंबे समय तक चलती हैं, 5 या 5 साल से ज़्यादा, उनको हम बोलते हैं ड्यूरेबल्स। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ठीक है। और जो चीज़ें
कुछ ही समय में, जैसे सपोज शॉर्ट पीरियड यानी 1 ईयर में जो कंज्यूम हो जाती हैं उनको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, फूड, क्लॉथिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये कंजम्पशन गुड्स होते हैं। यानी फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स कब होते हैं? जब उनको कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट। जैसे एक सिलाई मशीन का एग्जांपल ले लेते हैं। सिलाई मशीन अगर घर में कोई लेडी यूज़ कर रही है कपड़े सिलने के लिए, ठीक है, तो वो कंजम्पशन गुड है। ठीक है, क्योंकि वो फर्दर उससे कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए उनको यूज़ कर रही हैं। यानी वो किसी प्रॉफिटेबल एक्टिविटी में, प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटी में उस सिलाई मशीन को वो यूज़ नहीं कर रही। बट उसी सिलाई मशीन को अगर कोई टेलर यूज़ कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज़ कर रही है, तो वो एज एन इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि वो सिलाई मशीन प्रोडक्शन में, फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है, यानी प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी में यूज़ हो रही है। तो वो सिलाई मशीन कैपिटल गुड्स बोली जाएगी वहाँ पे। तो समझ में आ रहा होगा आपके में फाइनल गुड को कंजम्पशन गुड कब बोलना है और कैपिटल गुड कब बोलना है। ठीक है, नाउ कैपिटल गुड्स जो प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं दूसरी चीज़ों में, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, वो बोले जाते हैं कैपिटल गुड्स, या फिर हम उनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट गुड्स। जैसे मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को ड्यूरेबल गुड्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो होती हैं कैपिटल गुड्स, जैसे मशीन ही होती है, तो मशीन ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। ठीक है, 5 साल से ज़्यादा ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चलती हैं। यहाँ पर हम एक टॉप टिप पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स इनटू कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। किसी वस्तु को कंजम्पशन गुड या कैपिटल गुड कब कहना है, उसका आधार क्या होगा? तो एक ही वस्तु कंजम्पशन गुड भी हो सकती है और कैपिटल गुड भी होती है। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया था सिलाई मशीन का। सिलाई मशीन कंजम्पशन गुड कब हो सकती है? जब वो किसी घर में यूज़ हो रही है। और सिलाई मशीन जब कोई टेलर यूज़ कर रहा है तो वो कैपिटल गुड हो सकती है। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, एक कार का। अगर कोई कार कोई घर में यूज़ हो रही है पर्सनल पर्पस के लिए, एक हाउस होल्ड के द्वारा, देन वो कार फाइनल गुड तो है, बट वो फाइनल कंजम्पशन गुड है। समझ में आ गया? अब अगर वही कार कोई बिजनेस में यूज़ हो रही है, देन वो कैपिटल गुड है, क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी में यूज़ हो रही है, फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है, बिजनेस को ऑपरेट करने में वो यूज़ हो रही है। देन वो कार क्या कहलाई जाएगी? कैपिटल गुड। नाउ स्टॉक एंड फ्लोज। स्टॉक क्या होता है? बड़े अजीब अजीब से वर्ड आपके सामने आ रहे होंगे, क्या आफत है। लेकिन आपको ना ऐसा नहीं सोचना है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। फर्स्ट टाइम जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमको ऐसा ही लगता है, लेकिन हम उसको जब बार बार पढ़ते हैं तो वो हमारी आदत में आ जाता है। तो हमको केवल समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, एक आपको साइकोलॉजिकल कोई कन्फ्यूज़न माइंड में क्रिएट नहीं करना कि क्या ये चीज़ें हैं क्या नहीं है। ठीक है, हमको बस सिंपल से उनकी चीज़ें हैं, बस हमको उनको समझना है। तो हम स्टॉक के बारे में समझेंगे अभी। स्टॉक क्या होते हैं, किसे कहते हैं स्टॉक? स्टॉक का मतलब होता है, स्टॉक का मतलब होता है वो चीज़ जिसको आप मेजर करते हो, कोई सी भी एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल का मतलब कैपिटल हुआ, वेल्थ हुआ, मनी सप्लाई हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इन्वेंट्री हो गया, फॉरेन डेट्स, बिल्डिंग, आपकी पॉकेट, आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है? इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। अब अगर उनको आप मेजर करते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, फॉर एग्जांपल आप 1 जनवरी को ये मेजर करते हो, ये चेक करते हो कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, तो एक जनवरी को सपोज 50,000 रुपये बैंक बैलेंस है, तो वो 50,000 रुपये स्टॉक बोला जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट चेक करते हो कि कितना इन्वेस्टमेंट हमने पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डेट पे कितनी मशीनें फैक्ट्री में हैं, स्टॉक है ना। फॉरेन डेट, विदेशी कर्जा कितना है, 31 मार्च तक कितना विदेश का कर्जा हमारे देश में है। ठीक है, तो ये क्या है?
स्टॉक, इन्वेंट्री कितना लगा हुआ है, यानी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो हम चीज़ मेज़र करते हैं वो कहलाता है स्टॉक। एक कंपेरिजन मैं बता देता हूँ आपको स्टॉक एंड फ्लोज को आपको कैसे पहचानना है। देखिए आपने क्या करा, 1 जनवरी को आपने मेज़र कहा कि आपके बैंक बैलेंस 50,000 है, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक। नाउ आप हर महीने आप उससे 10,000 निकाल रहे हो, दैट इज़ वेरिएबल। अब उसमें वर्ड क्या आ गया, एवरी मंथ, है ना, एवरी मंथ आ गया। तो ये एक ट्रिक है, एवरी वर्ड आ गया ना, दैट इज़ फ्लो। एवरी, पर डे, पर मंथ, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, दैट इज़ फ्लो। इस तरह से आपको पहचान लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आगरा से दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है, दैट इज़ स्टॉक। अब कोई कार जा रही है, वो जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो प्रति का मतलब पर आवर, दैट इज़ फ्लो। समझ में आ गया। पानी की टंकी में 100 लीटर पानी है, 100 लीटर पानी है, ठीक है, तो वो क्या है, स्टॉक। अब उसमें से एवरी आवर 1-1 लीटर पानी फ्लो हो रहा है, तो वो क्या है, फ्लो। समझ में आ गया होगा आपको। फ्लोज आर इकोनॉमिक वेरिएबल्स मेजर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे सेल कितनी हो रही है, एवरी मंथ कितनी सेल है, एवरी मंथ हम कितना सेविंग कर रहे हैं, एवरी डे हम कितना सेविंग कर रहे हैं, एवरी मंथ कितना खर्चा हो रहा है, एवरी ईयर कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, एवरी मंथ कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, फ्लो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक एंड फ्लो के मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, आप गूगल में जाइए, गूगल में सर्च करिए एग्जाम्पल्स ऑफ स्टॉक एंड फ्लोज, क्योंकि आपके पास अगर स्टडी मटेरियल है तो उसमें गिने चुने एग्जाम्पल दे रखे होंगे, और अगर नहीं भी है तो स्टॉक एंड फ्लो के एग्जाम्पल्स आप गूगल में सर्च करिए। तो ऐसा आप करोगे तो आपकी जो नॉलेज होगी वो वाइड होगी, इम्प्रूव होगी, बेहतर आपको समझ में आएगा।